नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रवीण सर का एडुटेरिया का बुक जो 5000 क्वेश्चनों का 100 सेट है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिया गया है जो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइज, इस वीडियो में हम पहला सेट डिस्कस करेंगे और बाकी भी सेट लेकर हम आते रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस सेट से आप लोग जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खगोलीय पिंड, तारामंडल, उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? देखिए, वायुमंडल में उल्काएं जलने के बाद जो बचता है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे ही उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्कापिंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? इनमें कौन सा सागर है जो हिंद महासागर में स्थित है? आंसर है कोरल सागर, तिमोर सागर, दक्षिण चीन सागर या फिर फिलीपींस सागर। तो चलिए गाइस, एक एक करके देख लेते हैं कौन सागर कहाँ पर है। तो ये जो कोरल सागर है ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में। दक्षिण प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास है कोरल सागर। और दक्षिण चीन सागर ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में। और फिलीपींस सागर ये भी है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो जो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिमोर सागर। तिमोर सागर है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? ऑप्शन है प्राचीन मोरदार, नवीन मोरदार, अपशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है गाइज? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, और हिमालय जो है वो मोरदार पर्वत है, वो नया पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन है कंचनजंगा, नुब्रा, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर गंगोत्री। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होता है गाइज? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति होती है नार्वेस्टर की। नार्वेस्टर की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होती है। बिहार का जो मानसून है सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो इसका जो गाइज ऑप्शन दिया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा, बंगाल की मानसून शाखा से, दक्षिण पूर्वी मानसून की शाखा से या फिर दक्षिणी मानसून की शाखा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की मानसून शाखा से। बिहार का मानसून सबसे अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकोच नदी कहाँ प्रभावित होती है? संकोच नदी जो है कहाँ प्रभावित होती है? ऑप्शन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एवं असम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। ये जो संकोच नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा है। संकोच नदी ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा है, और ये जो संकोच नदी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? ऑप्शन है कुल सदस्यों का 3/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/3 भाग, कुल सदस्यों का 5/6 भाग या कुल सदस्यों का 1/2 भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गज हमें इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है।
इसमें कौन सुमेलित है उसे देखते हैं। देखिए, धन विधेयक की चर्चा है 110 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, ये सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। और विनियोग विधेयक है अनुच्छेद 114 में, ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 में। तो जिसका जो ऑप्शन दिया हुआ है कूट है, उसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा एवं राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा एवं राज्यपाल की अनुशंसा पर। संसद एवं राज्यपाल की अनुशंसा पर किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसे विघटन किया जा सकता है। बात करें गाइस विधान परिषद की, तो भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। वो राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति को इनमें कौन सा अधिकार है जो प्राप्त नहीं है? क्षमा प्रदान करना, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, आपात की घोषणा करना या फिर अध्यादेश जारी करना। देखिए, राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान है, क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अनुसार वो क्षमा कर सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना नहीं, वो न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटा सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों कौन हटा सकते हैं? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा, हाँ आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। अध्यादेश जारी, हाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा? ऑप्शन बी, जो न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू। तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी प्रथम किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की बनी थी? संयुक्त उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन सुधार, राज्यकोषीय संघ राज्य पद्धति, नए राज्यों का सृजन। तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध। पुंछी आयोग जो संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में। 2007 में था। केंद्र राज्य संबंध क्यों लेकर आया था पुंछी आयोग? 2007 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो गाइस जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में श्रम को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? स्वामित्व योजना का संबंध इनमें से किस में है? ऑप्शन है बौद्धिक संपदा, कंपनियों व शेयर धारकों के हित, निजी संपत्ति का रिकॉर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्वियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। गाइस जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्वियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। स्वामित्व योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्वियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम
1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में शासन व्यवस्था करी गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? इंडियन मुस्लिम पुस्तक कौन लिखा है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सर विलियम हंटर या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर विलियम हंटर। विलियम हंटर ने द इंडियन मुस्लिम की पुस्तक लिखी थी। द इंडियन मुस्लिम पुस्तक कौन लिखा था? विलियम हंटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? सैमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? ऑप्शन है इसमें सिर्फ 20% भारतीयों को स्थान दिया था, भारतीय प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार नहीं था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, या फिर सारा अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। सैमन कमीशन जो भारत आया था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। सैमन कमीशन में गाइज कितने? 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसमें 7 के 7 श्वेत थे और भारत कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं थे। बात करें सैमन कमीशन की गाइज, तो सैमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को सैमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को सैमन कमीशन गाइज क्यों आया था? तो सैमन कमीशन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम को समीक्षा करने के लिए सैमन कमीशन आया था। समीक्षा करने के लिए आया था और ये भी सैमन कमीशन इसके लिए भी आया था कि भारत जो है अपने उत्तरदायित्व सरकार के लिए कहाँ तक तैयार है, इसका समीक्षा करने के लिए सैमन कमीशन आया था। और सैमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसमें सैमन कमीशन को काला झंडा दिखाया गया था और लाला लाजपत जो है उन्होंने सैमन कमीशन को गो बैक सैमन कमीशन कहा था। गो बैक बताया, उसमें नारा दिया था सैमन गो बैक। और सैमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। निम्नलिखित जो घटना दिया हुआ है उसे हमें सही क्रम में सजाना है। कौन पहले हुआ था, कौन बाद में? चलिए देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा डांडी से शुरुआत किया गया था। गांधी इरविन समझौता गाइस कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को। भगत सिंह को फांसी, गाइस भगत सिंह को जो फांसी पड़ा था कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। बटलर आयोग का गठन जो है 1927 में किया गया था। बटलर आयोग का गठन 1927 में। फिर पूना पैक्ट गाइस 16 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। चलिए अब देखते हैं कौन पहले हुआ था। तो सबसे पहले 1927, तो 5 नंबर का पहले हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 5, फिर 1, फिर 3, 2, 4, फिर 6। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? गाइस बात करें अष्टप्रधान की, तो अष्टप्रधान जो थे वो अष्टप्रधान था छत्रपति शिवाजी के दरबार में। अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते थे। चलिए इसमें देखते हैं क्या सत्य है। यह 8 मंत्रियों का एक परिषद थी। हाँ बिल्कुल 8 मंत्रियों की परिषद थी, तभी तो इसे अष्टप्रधान कहा गया। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। जी नहीं, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। जी बिल्कुल बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। मंत्री के पद वंशानुगत थे। नहीं, ये गलत है। मंत्रियों का जो पद था वो आनुवंशिक नहीं थे, मतलब वंशानुगत नहीं थे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 4, एक ही गलत है, केवल 4 गलत है। मंत्री के जो पद थे वो आनुवंशिक नहीं थे, मतलब वंशानुगत नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? चलिए देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम 1830, ये सही नहीं है, ये गलत है। शारदा अधिनियम 1939, नहीं, शारदा अधिनियम 1930 को आया था।
हिंदू विवाह अधिनियम 1985, नहीं ये भी गलत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जी बिल्कुल ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1906, ये सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? बुंदेलखंड में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? धरवार पवार और नरसिंह दानतात्रेय पेटकर, कुंड सावंत और अन्ना साहिब, मधुकर शाह और जवाहर सिंह या फिर फूलचंद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कुंड सावंत, जिन्हें अग्रणी कुलीन भी कहा जाता था। कुंड सावंत को अग्रणी कुलीन भी कहा जाता था। और अन्ना साहब ये थे बुंदेलखंड के बुंदेल विद्रोह के अग्रणी नेता थे। कुंड सावंत जिन्हें अग्रणी कुलीन भी कहा जाता था, और अन्ना साहिब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था गाइज? तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और पागलपंथी विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? पागलपंथी विद्रोह का जो नेता थे वो थे करम शाह और उनके पुत्र टिप्पू। करम शाह और उनके पुत्र था टिप्पू, वो दोनों थे पागलपंथी विद्रोह के नेता थे, और उन्होंने ही इसका मतलब शुरुआत किया था। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था, पहली बार जीता था। बात करें गाइस चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के अंत करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गद्दी पर कब बैठा था? मौर्य की गद्दी पर कब बैठा था गाइज? तो वो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और गद्दी पर बैठा था, राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरियन, जस्टिस, मेगास्थनीज या अज्ञात नाविक समूह। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, इसका अज्ञात होगा। इसका अता पता नहीं है किसने लिखा था ये पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खदानों की जो कृषि है सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? CPM, PPM, LPM या BIT। तो इसका जो राइट आंसर होगा PPM, ऑप्शन बी PPM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। तो इसका जो गाइज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग, काकतीय, होयसल या फिर कदम्ब। तो द्वार समुद्र जो है वो होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा मार्को पोलो। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बात करें मार्को पोलो के, तो मार्को पोलो इटली के यात्री थे। मार्को पोलो कहाँ के थे? इटली के यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मतलब जो ये गुरिल्ला प्रणाली जो था शिवाजी से पहले किसने मतलब अपनाया था गुरिल्ला प्रणाली? तो हमें ऑप्शन दिया हुआ देखते हैं। मल्लिक बकबक, मल्लिक छज्जू या फिर मल्लिक अंबर या मल्लिक खाफूर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मल्लिक अंबर। मल्लिक अंबर छत्रपति शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध जो था वो मल्लिक अंबर ने अपनाया था और वो भी करते थे। तो उन्हीं से जो है शिवाजी ने मल्लिक अंबर से ही गुरिल्ला युद्ध सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब हुए थे?
तो गाइज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में डाले गए थे। तो हजारीबाग जेल से भी वो भागे थे, हजारीबाग जेल से ही भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य तो पदार्थ है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या होगा? अगर गाइज किसी पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य होगा तो क्या होगा? वो प्रतिचुंबकीय होगा, वो होगा प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई में इनमें किसका उपयोग होता है? एमआरआई में किसका उपयोग होता है? ध्वनि तरंगे, एक्स तरंगे, पराश्रव तरंगे या चुंबकीय तरंगे? तो एमआरआई में जो गाइज उपयोग होता है वो चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। बात करें एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गाइज एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसमें किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण या फिर डेल्टा किरण? तो गाइज बात करें भेदन क्षमता की तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गामा किरण। सबसे भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरण की, और सबसे कम होती है गाइज, सबसे कम किसकी होती है? एक्स किरण की। भेदन क्षमता सबसे कम होती है एक्स किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं। यूरेनियम, थोरियम, हीलियम या प्लूटोनियम? यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में, यूरेनियम का प्रयोग होता है, थोरियम का भी होता है, प्लूटोनियम का भी होता है, लेकिन हीलियम का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन है? सीसा, थोरियम, रेडियम या प्लूटोनियम? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है? काला, लाल, बैंगनी या नारंगी? तो बात करेगा हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स की तो उसका रंग नारंगी होता है, ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो गाइस इसका जो ऑप्शन दिया है असंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, दीर्घ श्रृंखला वाले असंतृप्त अल्कोहल या लिपिड्स? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संतृप्त वसा अम्ल। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? संतृप्त वसा अम्ल होता है जंतु वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में, एक फूड चेन में सबसे अधिक किसकी संख्या होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटक। एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है मिलर ने, खुराना ने, डी बेरिस ने या केल्विन ने? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुराना। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन, कैमिलो गोल्जी, कार्ल एंड बेंडा या पुरकिंजे ने? तो बात करें गाइस माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण की तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया था वो कार्ल एंड बेंडा ने किया था। कार्ल एवं बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया की नामकरण किया था। हीमोफीलिया किस प्रकार की रोग है? हीमोफीलिया जो है वो किस प्रकार की रोग है? धातु रोग, आनुवंशिक रोग, स्त्री रोग या गठिया रोग?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो गाइज इसका जो ऑप्शन दिया है बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय या छोटी आंत, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमाशय। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक होता है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइज बात करें छोटी आंत यहाँ पर दिया है, तो छोटी आंत में जो होता है, जो खाना का जो पाचन होता है, सारी क्रिया छोटी आंत में होती है, और बड़ी आंत में बस जल का जो है जल का संयोजन होता है बड़ी आंत में, और खाना का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में, सारी क्रिया छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन? तो राइट आंसर होगा इसका गाइज ऑप्शन सी मीथेन। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिनके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? वह कौन सा ग्रह है जिनके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन है शनि, शुक्र, बुध एवं बृहस्पति। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। बृहस्पति के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। गाइज बात करें बृहस्पति की, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति के पास 92 उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। गाइज बात करें बुध की, तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बात करें शनि की, तो शनि जो है वलयों वाला ग्रह है। सबसे अधिक वलय है शनि के पास। बात करें शुक्र की, तो शुक्र को सांझ की तारा, भोर की तारा, पृथ्वी का बहन कहते हैं, इसे शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन युग्मों में भौतिक राशि के समान बीमीय सूत्र नहीं है? किस भौतिक राशि के समान बीमीय सूत्र नहीं है? देखते हैं इसके, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल एवं दाब। बल एवं दाब के भौतिक राशियाँ जो होता है वो समान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन से गैस निकलते हैं जो ओजोन के लिए हानिकारक है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है और वो ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक होता है क्लोरीन गैस। क्लोरोफ्लोरो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इनमें किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है? इनमें ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है प्रभावित नहीं होता है या मतलब कम होता है? चलिए देखते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन है एड्स, पोलियो, हाइड्रोफोबिया या फिर इन्फ्लुएंजा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित होता है या नहीं होता है। तो थैंक यू गाइज।